Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to read Unit 2 of English textbook Class 8. Okay, that is पूर्वी. जो आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है पूर्वी, उसका यूनिट 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है वैल्यूज़ एंड डिस्पोजिशंस. वैल्यूज़ यानी किसी व्यक्ति की लाइफ में क्या वैल्यूज़ होते हैं, यानी उसका जो क्या क्या उसके जीवन में इम्पॉर्टेंट है, वो किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करता है, वो कैसा बिहेव करता है ना, क्या मूल्य हैं उसके जीवन में, किस चीज़ को वो मानता है. एंड डिस्पोजिशंस, स्वभाव, किसी व्यक्ति का जो नेचुरल स्वभाव होता है ना, उसकी क्या विशेषताएं हैं. तो हमारा चैप्टर है यूनिट 2, उसके जो यूनिट 2 के भी 3 पार्ट्स हैं, तो उसमें जो चैप्टर्स हैं वो वैल्यूज़ और डिस्पोजिशन से ही रिलेटेड होंगे. ओके, सो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोरी, दैट इज़ अ टेल ऑफ वैल्मर, यानी एक वीरता की कहानी. वैलर मीन्स वीरता. ओके, सो मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बड़गांव. और हम किसकी स्टोरी पढ़ेंगे? मेजर सोमनाथ शर्मा और बड़गांव का जो बैटल हुआ था उसी से रिलेटेड हमारी स्टोरी होगी. ओके, सो अ टेल ऑफ वैलर इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट 2. ओके, लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. सो आपको ये चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटी दी हुई है. वर्क इन पेयर्स, शेयर योर फ्रेंड्स विद क्लासमेट्स एंड टीचर्स. सो आपको ये एक्टिविटी अपने फ्रेंड्स के साथ करनी है, क्लासमेट्स के साथ एंड टीचर्स के साथ. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी. सो ये क्वेश्चन अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी 26 जनवरी की जो परेड है उसके बारे में आपके मन में क्या थॉट्स हैं, आपके फ्रेंड्स के मन में क्या थॉट्स हैं, है ना. 26 जनवरी को क्या होता है? हमारा रिपब्लिक डे होता है. ओके, और उस दिन क्या होता है? इंडिया गेट पे परेड्स निकलती है ना. कल्चरल डिवर्सिटीज़ हम देखते हैं, है ना. मिलिट्री की स्ट्रेंथ देखते हैं. ओके, वहाँ पे क्योंकि जो फौज है हमारी मिलिट्री है, उसकी जो मार्च होता है, मार्च पास्ट होता है, वो सब हम देखते हैं, है ना. सो व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस परेड. इस परेड की हाइलाइट्स क्या होती है? सबसे ज़्यादा तो वो मार्च पास्ट होती है ना, जो अलग अलग सैन्य दल मार्च पास्ट करते हैं और सभी राज्यों से जो झांकियाँ निकलती है और कल्चरल परफॉर्मेंस होती है ना. और क्या होता है? ब्रेवरी अवार्ड्स मिलता है. सो ये सारी चीज़ें होती हैं मेन हाइलाइट्स. ओके, व्हाट ब्रेवरी अवार्ड्स आर गिवन ऑन दिस डे एंड हु रिसीव्स दैम. ब्रेवरी अवार्ड्स दिए जाते हैं, है ना. कौन कौन से दिए जाते हैं? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, नेशन ब्रेवरी अवार्ड्स, है ना. और जो ब्रेवरी अवार्ड्स चिल्ड्रंस को भी दिया जाता है. सो इस तरह से कई सारे अवार्ड्स भी दिए जाते हैं इस दिन. ओके, और कौन उसको रिसीव करता है? जैसे परमवीर चक्र किसको मिलेगा? महावीर चक्र जो उसके लायक है, जैसे सेना में अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है या अदर फील्ड में, तो उनको ब्रेवरी अवार्ड्स दिया जाता है. ओके, वर्क इन ग्रुप्स फॉर एंड डिस्कस. आपको 4 के ग्रुप में काम करना है और डिस्कस करना है. व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ सोल्जर शुड हैव. एक सोल्जर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपके हिसाब से? तो देखो, आपने सोल्जर्स को देखा होगा, है ना, फिल्मों में, टीवी में या रियल लाइफ में भी देखा होगा. सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए उनमें? कॉरेज, साहस, हिम्मत होनी चाहिए, है ना. देन डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि सोल्जर का दूसरा नाम ही आई थिंक डिसिप्लिन होता है ना. क्योंकि अगर वो सोल्जर है और डिसिप्लिन नहीं है तो ऐसा हो नहीं सकता है. ओके, लॉयल्टी होनी चाहिए, है ना. सोल्जर में क्या होनी चाहिए? लॉयल्टी यानी ईमानदारी, है ना, देशभक्ति जिससे आती है. और फिर फिज़िकल फिटनेस होना चाहिए, और भी बहुत सारे स्किल्स होते हैं हमारे सोल्जर्स में. ओके, इफ़ यू हैड टू शेयर अ मैसेज विद अ सोल्जर, व्हाट इट बी.
अगर आप अपने एक मैसेज देना चाहें सोल्जर्स को तो क्या मैसेज देंगे? आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर डिस्कस करना, आपको अलग अलग तरह के थॉट्स पता चलेंगे। आई थिंक सबसे बड़ा मैसेज जो अगर हम देना चाहें तो हमें क्या देना चाहिए सोल्जर्स को? थैंक यू, है ना। हमें उनको सबसे बड़ा मैसेज यही देना चाहिए, बिकॉज़ हम उनकी वजह से हम फ्रीडम फील करते हैं, है ना। हम अपने घर से जा सकते हैं कहीं भी घूमने के लिए, खेलने के लिए, है ना। कहीं भी जाना हो हम फ्रीली जा सकते हैं, हम सेफ फील करते हैं, है ना। अगर वो देश की जो बॉर्डर है, देश की बॉर्डर पे अगर वो खड़े रह के देश की रक्षा ना करे तो हम देश के अंदर कैसे सेफ फील कर सकते हैं, है ना। हमें सबसे पहले और सबसे बड़ा मैसेज यही देना चाहिए, देन थैंक यू। ओके, हमें सबसे बड़ा मैसेज यही देना चाहिए। ओके, चलिए देखिए, ये देखिए क्या है ये जो है मिलिट्री का जो स्ट्रेंथ दिखाते हैं ना परेड में। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज, लेट अस रीड। मेरा देश रे, मेरा देश हुआ रे रोशन, इसे कुर्बान किया तुझे है ये तन मन। ओके, ये तो हैं जो कुछ देशभक्ति लाइन्स हैं। 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव, जब देश की आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए तो देश की आज़ादी को कैसे सेलिब्रेट किया गया? अमृत महोत्सव के नाम से, है ना। और ये देखिए, ये हैं मेजर सोमनाथ शर्मा और इनकी लाइफ ड्यूरेशन क्या है? 1923 में जन्म हुआ और 1947 में इनकी डेथ भी हो गई, है ना। और ये कुमाऊं रेजिमेंट से रिलेटेड हैं। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं इनकी स्टोरी। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस स्टोरी से, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और एक टाइम तो ऐसा भी आएगा कि आप स्टोरी पढ़ते पढ़ते बिल्कुल खो जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। This is a tribute to valiant Major Somnath Sharma, India's first recipients of the परमवीर चक्र। इंडिया के पहले परमवीर चक्र जिनको मिला वो कौन है? सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। ये उनके लिए एक श्रद्धांजलि है। Whose name is etched in the annals of history, जिसका नाम हिस्ट्री में स्वर्ण अक्षरों से परमानेंटली लिखा जा चुका है। His bravery and sacrifice stand as a beacon of inspiration for generation. Beacon यानी a source of inspiration, यानी उनकी जो बहादुरी है और उनका जो बलिदान है वो हमारे आने वाली जो जनरेशन है उन सब के लिए इंस्पिरेशन का स्रोत है, यानी उन सबको बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलेगा। At every intersection of patriotism, whether through the Nation War Memorial, soul-stirring patriotic songs, books and stories recounting acts of valor or the celebration of आज़ादी का अमृत महोत्सव, his memory is honored। यानी कहीं पे भी अगर नेशनल वॉर की बात हो रही है ना, तो देशभक्ति सॉन्ग या बुक्स या स्टोरीज़ जो ऐसे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हो, वीरता की कहानियों से रिलेटेड हो या आज़ादी का अमृत महोत्सव हो, तो उनको ज़रूर उनके सम्मान में उनको ज़रूर याद किया जाता है ना। मेजर सोमनाथ शर्मा's legacy of courage and devotions to the nation remain forever alive। यानी जो मेजर सोमनाथ शर्मा हैं उनकी जो लेगेसी है, यानी जो उनकी विरासत है, हिम्मत और उनकी देशभक्ति नेशन की तरफ, वो हमेशा जिंदा रहती है। फॉरएवर अलाइव यानी हमेशा जिंदा है। रिमाइंडिंग अस ऑफ द अल्टीमेट प्राइस पेड फॉर आवर फ्रीडम, और हमें याद दिलाती है कि उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्राइस चुकाई है हमें आज़ादी दिलाने के लिए, और सबसे बड़ी कीमत क्या है? उनकी जान, है ना। उन्होंने अपनी जान गंवा के हमें आज़ादी दिलाने में मदद की है। ओके, आगे देखते हैं क्या है।
द serene Kashmir valley in the shadows of the majestic Himalayas witnessed a tale of extraordinary heroism. जो ये सेरेन कश्मीर की घाटियाँ हैं, है ना, शेडो ऑफ द मैजेस्टिक हिमालयाज, ये जो बड़ी बड़ी हिमालय पर्वत हैं, ये गवाह हैं उस एक्स्ट्रा असाधारण जो देशभक्त है, जो उन्होंने जो देशभक्ति दिखाई है और जो वीरता और बलिदान दिखाया है, उस चीज़ का कौन विटनेस है? जो मैजेस्टिक हिमालय यानी जो ये विशाल हिमालय पर्वत है वो। हीरोइज्म सेक्रीफाइस टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन बॉर्डर्स, यानी उन्होंने जो अपनी वीरता और अपना जो बलिदान दिया देश की अखंडता को बचाने के लिए, उसकी गवाह कौन है? जो हिमालय के जो ये बड़े बड़े हिमालय पर्वत हैं, ये खुद उनकी गवाह हैं। ओके, द डे बिगिन विद द साइलेंस ऑफ द कोल्ड नवंबर डॉन, जो दिन की शुरुआत होती है, नवंबर की जो सर्दियाँ होती है ना, उसमें बहुत ही सन्नाटा था। तो दिन की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि बहुत ही सन्नाटा सा था, नवंबर की सर्दी थी, बट एंडेड विद द echoes of courage that served as an inspiration for generations to come. बट इस दिन का अंत कैसे होता है? हिम्मत और जो जज्बे की गूंजों से, है ना, हिम्मत और जज्बा जो होता है एक फौजी में, उनकी गूंजों से इस दिन का अंत होता है, जो कि हमारे आने वाले जनरेशन के लिए एक मिसाल बन गई और इंस्पिरेशन बन गया, है ना। आगे देखते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा। सो ये स्टोरी है मेजर सोमनाथ शर्मा की एंड द ब्रेव मैन दैट ही लेड ऑन अ मिशन टू प्रोटेक्ट द श्रीनगर एयरपोर्ट फ्रॉम फॉलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ अ गुरिल्ला फोर्स ट्रेन्ड एंड बैक्ड बाय पाकिस्तान। यानी ये स्टोरी है मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके बहादुर साथियों की। अब देखो यहाँ पे मैन है ना, एक्चुअली मैन MAN होता है, बट यहाँ पे मैन यानी बहुत सारे आदमी, यानी मेजर सोमनाथ शर्मा के साथ उनके जो सोमनाथ शर्मा तो उनके लीडर थे, उनके साथ जो उनके साथी थे, है ना, वो सभी एक मिशन पर हैं, है ना, जिसमें श्रीनगर एयरपोर्ट से जो एक गोरिल्ला फोर्स ट्रेंड, जो आतंकवादी कह लीजिए, घुसपैठिए कह लीजिए, जो पाकिस्तान के द्वारा ट्रेंड थे, है ना, गोरिल्ला फोर्स उनको कहा जाता था, जो श्रीनगर को कैप्चर करना चाहते थे। तो उनसे प्रोटेक्ट करने का जो मिशन था वो था सोमनाथ शर्मा का, है ना, मेजर सोमनाथ शर्मा का। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ हाउ 90 men managed to foil the plan of some 500 इनफिल्ट्रेटर्स। ये स्टोरी है कि किस तरह से सिर्फ 90 लोगों ने, 90 मैन ने मैनेज किया 500 आतंकवादियों को या 500 घुसपैठियों को, उनके जो प्लान था घुसपैठियों का, उनको फेल कर दिया, है ना, उसकी स्टोरी है ये। हु वांटेड टू कैप्चर, जो कैप्चर करना चाहते थे श्रीनगर और कश्मीर वैली को, एंड डिलीवर अ ब्लो टू न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। और जो इंडिया उस टाइम अभी नया नया आज़ाद हुआ था 1947 में, तो भारत को एक झटका देना चाहते थे, इंडिया को झटका देना चाहते थे श्रीनगर और कश्मीर पर कब्जा करके। बट देखो 90 लोगों ने 500 घुसपैठियों को सबक सिखाया, है ना। इन्फ्लेटर्स पीपल हु सीक्रेटली इन्वेड, यानी कि जो चुपके से सीक्रेटली घुसते हैं किसी देश की सीमा में, है ना, उनको क्या बोलते हैं? घुसपैठिए। ओके, आगे पढ़ते हैं। द इवेंट दैट led to the Battle of Budgaon started in अगस्त 1947। ये घटना कब की है? अगस्त 1947 में, जब बड़गांव का युद्ध उस टाइम स्टार्ट हुआ था। When पाकिस्तान launched ऑपरेशन गुलमार्ग टू एनेक्स द कश्मीर वैली। एनेक्स यानी टू टेक पोसेशन, यानी वो कश्मीर वैली, कश्मीर की जो घाटी है उस पे वो कब्जा करना चाहता था।
कौन? पाकिस्तान। और उसके लिए उन्होंने ये ऑपरेशन गुलमार्ग लॉन्च किया था। ओके, दिस वॉज in violation of an existing agreement with Hari Singh, the Maharaja of Jammu Kashmir, who had commanded Pakistan not to attack the state. अब पाकिस्तान वालों ने ये ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गुलमार्ग, है ना, जो कि कश्मीर वैली पर कब्जा करने का था। लेकिन उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे उनसे ये एग्रीमेंट किया था कि हम कमिटमेंट किया था कि हम कश्मीर जो है उस पर अटैक नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर पर। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये किया, तो ये जो उनका एग्रीमेंट था उसका इन्होंने क्या किया? उल्लंघन किया। वायलेशन मीन्स टू टेक पोजीशंस ऑफ, मीन्स उल्लंघन किया। उस बात को इन्होंने जो अपनी कमिटमेंट की थी उसको खुद ही ख़त्म कर दिया, उस बात की कोई वैल्यू नहीं रखी। ओके, सो ये क्या कर रहे थे? जम्मू कश्मीर को हथियाना चाहते थे, उस पर कब्जा करना चाहते थे। हाउएवर, इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग द कमिटमेंट, यानी जो इन्होंने कमिटमेंट किया था कि वो जम्मू कश्मीर पे हमला नहीं करेंगे, उसका सम्मान करने की बजाय द पाकिस्तानी आर्मी ट्रेंड एंड इक्विप्ड अराउंड 1000 इन्वेडर्स, उन्होंने 1000 घुसपैठियों को ट्रेन किया, उनको तैयार किया सॉरी, हु पोजेस्ड डीप नॉलेज ऑफ माउंटेन पासेज, जो वहाँ के पर्वतीय दर्रों के डीप नॉलेज रखते थे, एंड द लोकल ट्रेन, और जो वहाँ की लोकल टेरेन यानी जो वहाँ का लोकली इलाका था उसमें टू एंटर कश्मीर, किस तरह से कश्मीर में एंटर करना है, एंड टेक कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, और किस तरह से कंट्रोल करना है रणनीतिक जो स्थान थे वहाँ के उस पे, एंड इंक्लूडिंग द श्रीनगर एयरपोर्ट, और वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे भी कंट्रोल करना चाहते थे। द अल्टीमेट गोल ऑफ देयर प्लान वाज टू इंजीनियर ए रिवॉल्ट इन कश्मीर, यानी उनका जो अल्टीमेट प्लान था वो क्या था कि कश्मीर में किसी तरह दंगों, रिवॉल्ट यानी दंगे, विद्रोह, इसको इंजीनियर मतलब बढ़ावा देना, है ना, उसको बढ़ावा देना चाहते थे। ओवर थ्रो द गवर्नमेंट जो वहाँ पे थी कश्मीर में उसको उखाड़ फेंकना चाहते थे, एंड कैप्चर द टेरिटरी, और उस क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते थे। इफ़ दे हैड सक्सीडेड इट वुड हैव अलाउ दैम टू कंट्रोल स्ट्रेटेजिक माउंटेन पासेस, पिक्स एंड रिवर्स, और अगर वो अपने इस मकसद में कामयाब हो जाते तो उनको इन सब चीज़ों पे वो अपना रणनीतिक कंट्रोल कर सकते थे, जैसे कि जो वहाँ पे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, दर्रे हैं, इन सब पे तो उनको परमिशन मिल जाती, वो सब अपने हिसाब से यूज़ करते, है ना। ऑन 22 अक्टूबर ऑपरेशन गुलमार्ग वाज लॉन्च्ड एंड दीज इन्फ्लेटर्स invaded Kashmir, which led to the princely state becoming a part of India on 26 October 1947. So 22 अक्टूबर ऑपरेशन गुलमार्ग लॉन्च किया गया, एंड दीज इन्फ्लेटर्स यानी जो ये घुसपैठिए थे ये कश्मीर पर आक्रमण कर दिए, विच लैड टू द प्रिंसली स्टेट बिकमिंग, जो कि 26 अक्टूबर 1947 को ही जो ये प्रिंसली स्टेट यानी ये जो रियासत थी जम्मू कश्मीर को, वो इंडिया का पार्ट बन गई थी, है ना। और 22 अक्टूबर को ही इन्होंने ऑपरेशन गुलमार्ग लॉन्च कर दिया था, ओके, अटैक करने के लिए। इन रिस्पॉन्स टू दिस इन्वेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट its troop to defend the people of Kashmir and India's borders on 27 अक्टूबर 1947। अब 26 अक्टूबर को ये इंडिया का पार्ट बना, और 27 अक्टूबर को इंडिया ने, जो इंडिया की गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्योंकि उनको पता चला कि ऑपरेशन गुलमार्ग लॉन्च किया गया है ना, तो उन्होंने कश्मीर और वहाँ के लोगों की रक्षा के लिए, उनको बचाने के लिए इंडिया के बॉर्डर पर एक सेना भेजी गई, है ना, ट्रुप्स यानी सेना।
a contingent of troops posted to Jammu Kashmir was airlifted into Srinagar because the land routes through Pathankot was not in good condition. अब क्योंकि जो पठानकोट का जो रास्ता था, लैंड रोड यानी जो रोड्स थी, वो अच्छी कंडीशंस में नहीं थी, इसलिए जम्मू कश्मीर में सैनिकों को एयरलिफ्ट के द्वारा भेजा गया. ओके, पोस्टेड किया गया जम्मू कश्मीर में. ओके, वहाँ पे सेना भेजी गई. 31 अक्टूबर, और 31 अक्टूबर को क्या हुआ? The T Company of the 4th Battalion of Kumaon Regiment under the command of Major Somnath Sharma was also flown into Srinagar. अब श्रीनगर पहुँचे कौन? मेजर सोमनाथ शर्मा, जो डी कंपनी के 4th बटालियन के कुमाऊं रेजिमेंट में थे, और अंडर द कमांड उनके जो साथी थे वो सब कहाँ पहुँचे? 31 अक्टूबर को वहाँ पहुँचे श्रीनगर. ओके, एट दैट टाइम मेजर सोमनाथ शर्मा's लेफ्ट हैंड वाज इन प्लास्टर. और उस टाइम मेजर सोमनाथ शर्मा का जो लेफ्ट हैंड था उस पर प्लास्टर लगा हुआ था. बट ही इंसिस्टेड ऑन बीइंग विद हिज कंपनी वाइल इन कॉम्बैट. लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इंसिस्ट किया, यानी जोर दिया कि नहीं, मुझे इस युद्ध में अपनी कंपनी के साथ रहना है. यानी जिस ग्रुप के वो लीडर थे तो वो अपने आदमियों के साथ रहना चाहते थे. ही न्यू दैट दिस मिशन वुड बी वेरी चैलेंजिंग. वो जानते थे कि ये मिशन बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है. एंड टोल्ड हिज सीनियर ऑफिसर्स, उन्होंने अपने सीनियर्स को कह दिया, आई नो माई मैन बेटर देन एनी वन एल्स, कि वो जानते हैं कि वो अपने आदमियों को किसी और से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, अपने ग्रुप को. इफ़ दे आर गोइंग इन टू एक्शन दे आर नॉट गोइंग इन विदाउट मी. और अगर वो जा रहे हैं किसी एक्शन के लिए तो वो मेरे बिना नहीं जाएंगे. These words highlighted his commitment to his man and his country. और इसी लाइन से, ये जो लाइन उन्होंने कही, I know my men better than anyone's and if they are going into action they are not going in without me. वो मेरे बिना नहीं जाएंगे. तो इन्हीं शब्दों से पता चलता है कि वो देश के प्रति और अपने ग्रुप जो उनके मेंबर्स थे उनके प्रति वो कितने वफादार हैं, है ना. इसी से पता चलता है उनकी कमिटमेंट, कि उन्होंने कितनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की. बिफोर देयर अराइवल इन श्रीनगर, उनके श्रीनगर पहुंचने से पहले ही, देयर हैड बीन अनफाउंडेड रूमर्स ऑफ ट्राइबल मूवमेंट टुवर्ड्स द विलेज ऑफ बडगांव, लेस देन 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द श्रीनगर एयरपोर्ट. यानी वहाँ पहुँचने से पहले ही श्रीनगर एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर से कम तक में एक अफवाह फैली हुई थी ट्राइबल मूवमेंट की. यानी जो वहाँ के ट्राइबल थी वो उनकी एक अफवाह फैली हुई थी, रूमर्स फैला हुआ था, है ना. द विलेज वॉज ऑन हायर एल्टीट्यूड दैन द एयरफील्ड एंड एक्सेस वाज थ्रू द विलेज. जो विलेज था वो एयरफील्ड से हायर एल्टीट्यूड पे था, यानी ऊंचाई पे था, और एक्सेस जो था एयरफील्ड का वो विलेज से होके ही जाता था. हैंस इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियंस फोर्सेस टू रिटेन कंट्रोल ऑफ द एरिया. सो इसीलिए इंडियन फोर्सेस के लिए ये इम्पॉर्टेंट था कि उस एरिया पे कंट्रोल रखा जाए, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके ट्रूप्स को, सेना को, और उनको फैसिलिटीज़ सप्लाई कर सके विया एयर. ओके, आगे देखते हैं. इन रियलिटी द एनिमी हैड स्टार्टेड अराइविंग इन बडगांव इन स्मॉल ग्रुप्स टू अवॉइड डिटेक्शंस. यानी अब क्या हो रहा था कि जो ये दुश्मन जो थे वो छोटे छोटे ग्रुप में बडगांव आ रहे थे. क्यों? ताकि उनको पहचाना ना जा सके. बड़े ग्रुप में एक साथ आते तो पहचान लिए जाते, है ना. On 3rd November 1947, several companies, including Major Somnath Sharma's D Company, were sent to patrol and access emerging threats in and around the village. और 3 नवंबर को बहुत सारी कंपनीज को, और जो मेजर सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी थी, इनको भी पेट्रोलिंग के लिए वहाँ और वहाँ गांव के आसपास और गांव में भेजा गया, कि जो वहाँ पे धमकी मिली थी ना कि वहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, वो घुसपैठिए घुस रहे हैं,
तो इसके लिए जांच के लिए उनको भेजा गया। ओके, थ्रू आउट द डे द विलेज वॉज एयरली साइलेंट, और पूरे दिन विलेज में बिल्कुल खौफनाक सन्नाटा था। और अराउंड आफ्टरनून द कंपनीज वर ऑर्डर टू रिटर्न वन बाय वन, और क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं, सब सन्नाटा था, तो कंपनीज को ऑर्डर मिला वापस आने का। ओके, वन बाय वन डी कंपनी विद 90 सोल्जर्स वर द लास्ट, और जो डी कंपनी थी जिसमें 90 सोल्जर्स थे वो लास्ट थे, और उनको भी एक्सपेक्टेड था कि वो 2 बजे तक वापस आ जाएंगे। व्हेन द एनिमी ट्राइबल गोरिल्ला इन्वेडर्स, जो ट्राइबल गोरिल्ला घुसपैठिए थे, अंडर द कमांड ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, जो पाकिस्तानी आर्मी की कमांड में थे, सॉ दैट ओनली अ स्मॉल ग्रुप, जब उन्होंने देखा कि सारे सोल्जर्स जा चुके हैं, बस एक छोटा सा ग्रुप बचा है ऑफ सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स वर लेफ्ट बिहाइंड इन बड़गांव, यानी छोटा सा ग्रुप बचा है बड़गांव में इंडियन सोल्जर्स का। दे अटैक्ड देम, तो जो ये गोरिल्ला इन्वेडर्स थे इन्होंने अटैक कर दिया उन पर। उन्होंने देखा सिर्फ 90 लोग बचे हैं, यानी थोड़े से लोग बचे हैं। देयर इनिशियल अटैक वाज मैट विद स्टिफ रेसिस्टेंस बाय मेजर सोमनाथ एंड हिज मैन। अब जो ये छोटा अटैक किया, ये इनिशियल अटैक था जो उन्होंने मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके आदमियों ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया। ओके, ये जो उन्होंने आतंकवादियों ने जो इनको पहला अटैक किया इनके ऊपर, तो इसका विरोध किया। हाउएवर मेजर सोमनाथ correctly visualized that the first attack was just a distraction। अब मेजर सोमनाथ शर्मा को ये क्लियरली समझ में आ गया था कि ये जो अटैक है ये तो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन यानी उनका ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश उन्होंने करी है, ये तो बहुत बड़ा अभी हमला करने वाले हैं। उनको समझ में आ गया था कि ये अब अटैक कर चुके हैं। Shortly thereafter a major attack came from another side और थोड़ी ही देर में फिर मेजर अटैक आया सॉरी, एक मतलब बड़ा अटैक आया उधर से। मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज 90 सोल्जर वर फेसिंग अबाउट 50 इन्वेडर्स। मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके जो 90 सोल्जर्स थे, सिपाही थे, वो फेस कर रहे थे लगभग 500 घुसपैठियों का। ओके, द पाकिस्तानी इन्वेडर्स साउथ टू कैप्चर द श्रीनगर एयरफील्ड एंड इट्स सराउंडिंग्स एरिया। पाकिस्तानी इन्वेडर्स क्या चाहते थे, घुसपैठी क्या चाहते थे, श्रीनगर और जो उसका एयरफील्ड एरिया है उन सब पे वो कैप्चर यानी उन सब का पर कब्जा करना चाहते थे, उसके जो आसपास एरिया है एयरलिफ्ट का और श्रीनगर का। ओके, इट वॉज क्लियर टू मेजर सोमनाथ शर्मा दैट डिफेंडिंग श्रीनगर टाउन, द एयरफील्ड एंड द वाइडर वैली वाज इंडीड डिफ़िकल्ट, यानी कि उनको ये समझ में आ गया कि श्रीनगर की रक्षा करना और ये जो एयरफील्ड है और इसके आसपास की ये जो घाटी है इसकी रक्षा करना वास्तव में बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अनटिल रेनफोर्समेंट अराइव्ड, जब तक कि उनकी जो सेना है वो वहाँ नहीं पहुँचती तब तक बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये तो सिर्फ 90 लोग थे और उधर बहुत सारे लोग थे, है ना, इनसे कई गुना ज़्यादा 500 इन्वेडर्स। आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन ही रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक्स, और फिर उन्होंने सिचुएशन को भांप कर एयर स्ट्राइक्स को रिक्वेस्ट किया। ओके, ही ब्रेवली लेड आउट ग्राउंड पैनल टू गाइड द एयरक्राफ्ट्स टुवर्ड्स देयर टारगेट, और उन्होंने प्रॉपरली एयरक्राफ्ट्स को गाइड किया ब्रेवली कि किस तरह से उनको टारगेट करना है। द एरियल अटैक्स वर सक्सेसफुल इन हिटिंग द ट्राइबल इन्वेडर्स, और फिर उनका जो अटैक था वो उन घुसपैठियों पर बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, बट दे स्टिल आउट नंबर्ड डी कंपनी बाय ऑलमोस्ट 7 to 1। बट अभी भी वो डी कंपनी से नंबर में, संख्या में बहुत ही ज़्यादा थे, ऑलमोस्ट 7 के बराबर 1, यानी वो लोग 7 थे तो इधर से जो इंडियन सोल्जर्स थे वो उनका 1 था। ओके, द अटैक ऑन द पोजीशंस ऑक्यूपाइड बाय मेजर सोमनाथ्स मैन कंटिन्यूड, लेकिन फिर भी उन्होंने मेजर सोमनाथ के जो ग्रुप मेंबर्स थे और वो सब वहाँ पे अपनी पोजीशंस पे डटे रहे। ओके, उसका मुकाबला करते रहे।
Vastly outnumbered and facing devastating fire, Major Somnath Sharma and his men stood resolute. Resolute यानी डिटरमाइंड, यानी वो दृढ़ निश्चय के साथ बिना डरे उनकी जो ये गोलाबारी हो रही थी उसका सामना किया। भले ही वो नंबर्स में बहुत ही ज़्यादा थे, वास्टली आउट नंबर्ड यानी बहुत ही ज़्यादा थे नंबर्स में, बट फिर भी ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ, डिटरमेशन यानी दृढ़ निश्चय, रिजोल्यूट, डिटरमाइंड, है ना, इसके साथ वो वहाँ पे खड़े रहे। द एयर वॉज थिक विथ साउंड ऑफ गन फायर एंड द क्राइज ऑफ बैटल। जो वहाँ की हवा थी वो गन फायर, गोलाबारी और चीख पुकार से भरी हुई थी। बट मेजर सोमनाथ शर्मा's वॉइस कट थ्रू द चोस, अर्जिंग हिज मैन टू फाइट विद टेंसिटी एंड वैलमर। टेंसिटी यानी डिटर्मिनेशन और वैलर यानी वीरता। लेकिन जो मेजर सोमनाथ शर्मा थी वो किस तरह से, उनकी जो आवाज़ थी वो उनके आदमियों को उनमें वीरता और जो उनकी दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, ये था उनकी वॉइस में, और वही वो अपने ग्रुप्स के मेंबर्स को दे रहे थे, है ना, यानी उनको पूरी हिम्मत दे रहे थे वो। डिस्पाइट हैवी कैजुअलिटीज़ एंड हिज ओन इंजरीज, यानी कि इतनी सारी जो क्षति हो गई थी, उनके ऊपर इतना आक्रमण हुआ था और उनकी खुद की जो इंजरीज थी, मेजर सोमनाथ शर्मा डिस्प्लेड अनपैरेल्ड ब्रेवरी। लेकिन उनके जो खुद के भी एक हाथ में प्लास्टर था ना, और इतना कुछ सब वहाँ पे बिल्कुल इंजरीज हो गई थी, उनके सैनिकों पर हमला हो गया था, तो इन सब के बावजूद भी उन्होंने मतलब अनपैरेल्ड यानी बहुत ज़्यादा वीरता दिखाई उन्होंने। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है ना अनमैच्ड, जिसका कोई मैच ही नहीं है। ही मूव फियरलेसली थ्रू द बैटलफील्ड, और वो इस युद्ध के मैदान में फिर बिना डर के मूव कर रहे थे। डायरेक्टिंग फायर, किस तरह से फायर करना है। फिलिंग मैगजीन्स फॉर हिज गनर्स, अपने गनर्स के लिए मैगजीन्स भर रहे थे। मैगजीन्स क्या होता है? कंटेनर होता है जिसमें कैट्रिज फैड इनटू द गन, जो गन में भरने के लिए होल्ड किया जाता है। ओके, तो वो भर रहे थे। एनकरेजिंग हिज मैन टू होल्ड देयर ग्राउंड, और अपने ग्रुप के मेंबर्स को एनकरेज कर रहे थे कि उनको डटे रहना है, डरना नहीं है, और पूरी हिम्मत से सामना करना है इन आतंकवादियों का। नेक्स्ट पेज। आई शैल नॉट विदड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड। ये वर्ड हैं मेजर सोमनाथ शर्मा के, कि मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं लड़ूंगा आखिरी आदमी तक, और आखिरी राउंड यानी आखिरी गोली तक भी मैं लड़ूंगा, और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। चलिए देखते हैं क्या हुआ और कैसे हुआ, कैसे ही उन्होंने ये बोला। हाउएवर एज द बैटल प्रोग्रेस्ड, जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा था, है ना, डी कंपनी बिगेन रनिंग आउट ऑफ एम्यूनिशंस। एम्यूनिशंस यानी सप्लाई ऑफ बुलेट, शेल्स एंड एक्सप्लोसिव। अब जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा था तो जो डी कंपनी थी, इनके पास इन सब चीज़ों की कमी होने लगी, है ना, यानी उनके जो बुलेट्स थे, शेल्स थे, एक्सप्लोसिव्स थे, बम थे, गोलाबारी, ये सब उनके कम पड़ने लगी। वैन मेजर सोमनाथ शर्मा इन्फॉर्म्ड ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, जब उन्होंने हेडक्वार्टर में ये इन्फॉर्म किया अबाउट दिस, इसके बारे में, ही वॉज आस्क्ड टू पुल बैक, तो उनको बोला गया कि आप पीछे हट जाओ। अवेयर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, अब स्थिति की गंभीरता को समझते हुए आप पीछे हट जाओ, उनको ऐसा बोला गया। ही रिस्पॉन्डेड, तब उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, क्या? विद द वर्ड्स, इन्हीं शब्दों से, द एनिमी इज ओनली 50 यार्ड फ्रॉम अस, जो दुश्मन है सिर्फ 50 गज की दूरी पर है हमसे। वी आर हैविली आउटनंबर्ड, हम भले ही उनसे संख्या में बहुत कम हैं। वी आर अंडर डिवास्टेटिंग फायर, हम गोलाबारी में हैं, गोलाबारी जो हो रही है वहाँ पे उसके अंडर हैं। आई शैल नॉट विड्रॉन एन इंच बट विल फाइट टू द लास्ट मैन विद एंड द लास्ट राउंड, और पर मैं 1 इंच भी नहीं पीछे हटूंगा। 50 गज की दूरी पे दुश्मन है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी आखिरी सांस तक, आखिरी आदमी तक और आखिरी गोली तक लड़ूंगा। किसके वर्ड्स थे ये वर्ड्स थे मेजर सोमनाथ शर्मा की। ओके, इसे कहते हैं कॉरेज, हिम्मत, एंड इसे कहते हैं कमिटमेंट। कमिटमेंट अपने देश के प्रति, कमिटमेंट अपने लोगों के प्रति, है ना। अब देखिए वो कैसे सिचुएशन में थे।
मेजर सोमनाथ शर्मा, जहाँ पे गोलाबारी हो रही थी, उनके पास लोग कम थे, हथियार कम थे, है ना, बुलेट्स और ये शेल्स, ये सब चीज़ें उनके पास कम थे। और सामने वाली जो टीम थी, दुश्मन जो थी, वो नंबर्स में उनसे बहुत ही ज़्यादा थी, उनके पास सब कुछ था। और इनको मौका मिला, इनके ऑफिसर्स ने इनसे कहा कि आप पीछे हट जाओ, इनको अपनी जान बचाने का मौका मिला, है ना, और अपने साथियों की जान बचाने का मौका मिला, बट इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने देश की सुरक्षा को चुना। दैट वाज द स्टोरी ऑफ वैलर। यही है वीरता की कहानी, इसको ही कहते हैं वीरता, है ना। देखिए इसमें ये जो इंसान है मेजर सोमनाथ शर्मा, इनमें यही है इनकी वीरता, है ना, यही है इनके अंदर जो एक देशभक्ति की जो शक्ति होती है, यही इस टाइम इनको वहाँ पे रोक के रखी, है ना। सो स्टूडेंट्स देखिए, ऐसे सिचुएशंस में भी अपने देश के बारे में सोचना, ये सिर्फ एक सच्चा सोल्जर ही कर सकता है। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। Just a few minutes later, when he was crouched in a tent next to a machine gun operator, और कुछ मिनट बाद ही, जैसा ही ये बातचीत हुई उसके कुछ मिनटों बाद ही, जब वो एक खाई में बैठे जहाँ पे एक मशीन गन ऑपरेटर था, उनकी हेल्प करने के लिए, कि लोड कर रहे थे ना वो गन, तो उनकी हेल्प करने के लिए वो वहाँ बैठे, हिज पोजीशन वाज हिट बाय अ मोटर शेल किलिंग हिम इंस्टेंटली, और उनके ऊपर एक मोटर शेल आ गिरा और उनकी इंस्टेंटली ही डेथ हो गई। सी आगे देखते हैं। Despite losing their major and faced with the overwhelming numerical superiority of the enemy, अब अपने मेजर को खोने के बावजूद और अपने से संख्या में, अपने से जो उनकी संख्या थी उनसे कहीं ज़्यादा भारी मात्रा में संख्या थी उनके दुश्मनों की, इन सब के बावजूद द हेरोइक एक्शंस ऑफ लेट Major Somnath Sharma motivated his men to hold on to their positions for over 6 more hours before being overrun by the enemy। यानी इन सब के बावजूद मेजर सोमनाथ शर्मा के जो एक्शंस थे, उनसे उनके जो ग्रुप मेंबर्स थे वो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए थे कि उन्होंने देखा कि हमारा जो लीडर है वो किस तरह से घायल होते हुए भी लड़ रहा था और हम अपनी जान की बाजी लगा दी, वो कुर्बान हो गए देश पर। इन सब को देखते हुए उनके ग्रुप मेंबर्स और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए और उनके जाने के बाद 6 घंटे बाद तक वो वहाँ अपनी पोजीशंस पर डटे रहे जब तक उनके एनिमी भागे वहाँ से। देयर ब्रेव रेसिस्टेंस प्रोवाइड टाइम टू रेनफोर्समेंट्स टू अराइव, और उनकी जो ये बहादुरी थी, जो बहादुरी से वो टिके रहे, इस वजह से ही उनको टाइम मिला, मतलब किनको, जो रेनफोर्समेंट थी, जो वहाँ पे उनकी फ़ौज आने वाली थी, उनकी हेल्प के लिए पहुँचने वाली थी, उनको टाइम मिल गया। जब तक ये प्रतिरोध कर रहे थे, रेसिस्टेंस यानी अपनी बचाव के लिए लड़ रहे थे, तो 6 घंटे तक उनके मेजर के जाने के बाद भी वो डटे रहे और इसी बीच उनको टाइम मिल गया जो दूसरी फ़ौज उनकी आ रही थी उनकी हेल्प के लिए, इंक्लूडिंग फ्लाइंग इन सोल्जर्स विद फ्रॉम द पंजाब रेजिमेंट टू श्रीनगर, जो पंजाब रेजिमेंट से सोल्जर आ रहे थे श्रीनगर। द हेरोइक डीड्स ऑफ मेजर सोमनाथ एंड हिज मैन थ्रूली डिमोटिवेटेड द एनिमी, और जो वीरता के साथ मेजर सोमनाथ और उनके आदमी, उनके जो मेजर सोमनाथ के जो आदमी थे, वो उनकी वीरता को देखकर जो एनिमी थी, जो दुश्मन की टीम थी, वो डिमोटिवेटेड हो गई थी, यानी उनके अंदर जो हिम्मत थी वो ख़त्म हो गई थी, उनको डर लगने लग गया था। उनको डर लगेगा ही ना, इतने कम होने के बावजूद नंबर्स में इनके पास सब चीज़ कम थी, फिर भी ये उनको छोड़ नहीं रहे थे और उनके पीछे पड़े हुए थे, उनको मार रहे थे, इसलिए वो उनका जो मोटिवेशन था वो ख़त्म हो रहा था, डिमोटिवेट हो रहे थे। कॉजिंग मोर देन 300 कैजुअलिटीज़ इंक्लूडिंग इंजरिंग
देयर लीडर, और इसकी वजह से उनके जो 300 सैनिक थे वो घायल हुए और जो उनका लीडर था वो भी घायल हुआ, है ना। इन मैनी सिग्निफिकेंट वेज डी कंपनीज सेक्रीफाइस एंड मेजर सोमनाथ लीडर्स सेव्ड श्रीनगर फॉर इंडिया। अब देखो, इन्हीं महत्वपूर्ण तरीकों से जो डी कंपनी का सेक्रीफाइस था मेजर सोमनाथ की लीडरशिप में, इनकी वजह से ही जो श्रीनगर है वो इंडिया के लिए बच पाया। द 4 कुमाऊं बटालियन वाज अवॉर्डेड द बैटल ऑनर, उनको युद्ध का सम्मान उनको दिया गया। किसको? 4th कुमाऊं बटालियन को श्रीनगर बैटल का युद्ध का जो सम्मान था वो उनको मिला। मेजर सोमनाथ लेट डाउन हिज लाइफ फॉर द नेशन, मेजर सोमनाथ ने अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ कुर्बान कर दी नेशन के लिए एट द यंग एज ऑफ 24, यानी जो मेजर सोमनाथ थे वो सिर्फ 24 साल के थे, ओनली 24 ईयर्स। फॉर दिस एक्ट ऑफ कॉन्शिपिशियस ब्रेवरी, कॉन्शिपिशियस यानी नोटिसेबल, यानी कि ये जो उनकी ब्रेवरी थी इसको सबने नोटिस किया। मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र, और उनको किस चक्र से, किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? परमवीर चक्र, जो कि वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ओके, हिज सिटेशन रिफ्लेक्ट हिज हीरोइज्म। सिटेशन क्या होता है? प्रशस्ति पत्र उसको हिंदी में बोलते हैं, जो भारत के सैनिकों को दिया जाता है जिसमें उनके बारे में लिखा होता है, उनकी वीरता, देशभक्ति और उनके साहस को दिखाती है उनका जो प्रशस्ति पत्र है, सिटीजन है वो। ही वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द PVC अवार्ड पोस्टुमसली फॉर गैलेंट्री एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस। पोस्टुमसली मतलब आफ्टर डेथ, यानी वो भारत के पहले उम्मीदवार थे जिनको क्या मिला था? PVC, परमवीर चक्र, मृत्यु उपरांत, जो उनकी वीरता और सुप्रीम सेक्रीफाइस यानी सर्वोच्च बलिदान के लिए उनको मिला था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये है मेजर सोमनाथ शर्मा का सिटेशन, जिसमें उनके बारे में, उनकी वीरता, उनके सेक्रीफाइस, उनकी देशभक्ति सब बताता है कि वो कितने महान व्यक्ति थे, कितने महान देशभक्त थे। ओके, we have delved into how the events of 3rd November 1947 played out. हमने 3rd नवंबर 1947 की घटनाओं को बहुत ही डिटेल से बताया। It is also worth knowing more about the early life of Major सोमनाथ। तो हमें उनकी जो अर्ली लाइफ थी मेजर सोमनाथ की, एंड जिसकी वजह से द इवेंट दैट लैड हिम टू मेक द अल्टीमेट सेक्रीफाइस फॉर द नेशन, जिसकी वजह से, जो उनकी अर्ली लाइफ थी जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा बलिदान उन्होंने दिया, सो हमें उसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। बॉर्न ऑन 31 जनवरी 1923, यानी उनका जन्म हुआ 31 जनवरी 1923 को इन द पिक्चर स्क्वायर टाउन ऑफ धाद, यानी धाद एक शहर है इन कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे उनका जन्म हुआ। सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू अ फैमिली विद द रिच मिलिट्री लेगेसी, यानी सोमनाथ शर्मा एक ऐसे परिवार से थे, मतलब जिनका परिवार मिलिट्री सर्विसेज में ही था, यानी उनको ये एक क्या बोलते हैं लेगेसी में मिला था, उनके अंदर ये जो ये वीरता थी, देशभक्ति थी। हिज फादर मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा, उनके पिता का नाम है अमरनाथ शर्मा, हैड सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शन, उन्होंने भी इस देश की बहुत सेवा की। यंग सोमनाथ वॉज आल्सो डीपली इंस्पायर्ड बाय द वेलरस टेल ऑफ द महाभारत, और जब ये सोमनाथ शर्मा छोटे थे तब ये महाभारत की वीरता भरे किस्सों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, यानी इम्पार्टेड टू हिम बाय हिज ग्रैंडफादर, जो इनके दादाजी इनको महाभारत के वीरतापूर्ण किस्से सुनाते थे, इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। कौन? मेजर सोमनाथ शर्मा। और इनके पिता वो भी
थे, है ना, मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा, वो भी थे आर्मी में। सो इनको ये लेगेसी में ही मिला था, है ना, कि इनके अंदर ये डेडिकेशन था, इनके अंदर जो ये वीरता थी, वेलर था, है ना। सो ये सब इनको इनकी लेगेसी में मिला। ओके, सो आगे देखते हैं। फ्रॉम हिज अर्ली एजुकेशन एट शेरवुड कॉलेज नैनीताल टू हिज रेगरस ट्रेनिंग एट द रॉयल मिलिट्री कॉलेज, यानी इनकी जो अर्ली एजुकेशन थी वो शेरवुड कॉलेज नैनीताल में हुई, और जो इनकी ट्रेनिंग थी, जो कठोर रिग्रेस यानी कठोरता से जो ट्रेनिंग होती है, वो कहाँ हुई थी? रॉयल मिलिट्री कॉलेज में, जो कहाँ है? संधुरस्ट। मेजर सोमनाथ शर्मा's लाइफ was a testament to discipline and dedication, यानी मेजर सोमनाथ शर्मा की जो लाइफ है, टेस्टामेंट यानी स्ट्रॉन्ग एविडेंस, वो प्रूफ है। किस चीज़ का प्रूफ है? डिसिप्लिन और डेडिकेशन का, कि किस तरह अनुशासन में रहना चाहिए और किस तरह एक डेडिकेशन होना चाहिए इंसान के अंदर, समर्पण होना चाहिए, समर्पण भाव, यानी अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो उस काम को पूरे डेडिकेशन के साथ करना चाहिए, है ना, और डिसिप्लिन के साथ रहना चाहिए। तो इन्हीं डिसिप्लिन और डेडिकेशन का एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा की जो लाइफ है वो। ओके, कमीशन इनटू द 8th बटालियन 19th हैदराबाद रेजिमेंट इन 1942, और वो कमीशन हुए 1942 में 8th बटालियन में हैदराबाद में, 19th हैदराबाद में। ओके, 8th बटालियन 19th हैदराबाद रेजिमेंट में। सॉरी, he served with distinction during World War II in the Arakan campaign in Burma, और उन्होंने जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुई थी उसमें भी उन्होंने बहुत ही वीरता के साथ अपना काम किया, बर्मा में जो हुआ था। अर्निंग mentions in dispatches for his bravery, डिस्पैचेस यानी ऑफिशियल रिपोर्ट्स ऑन मिलिट्री अफेयर्स, यानी मिलिट्री की जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स थी उसमें भी इनकी ब्रेवरी के बारे में मेंशन था। ओके, हाउएवर इट वाज ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वार of 1947-48, particularly in the Battle of बड़गांव। मेजर सोमनाथ शर्मा की जो विरासत थी वो एक्चुअली में 1947-48 में जो बड़गांव का बैटल हुआ वहीं पे गढ़ी गई। द लाइफ एंड सेक्रीफाइस ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा एम्बॉडी द हाइएस्ट आइडल्स ऑफ ड्यूटी, ऑनर एंड पैट्रोटिज्म, यानी मेजर सोमनाथ शर्मा की जो लाइफ थी और उनका जो बलिदान था वो क्या हैं? प्रतीक हैं किस चीज़ के? ड्यूटी, ऑनर और पैट्रोटिज्म, है ना, कि किस तरह से अपने कर्तव्य को निभाना है अपने देश के सम्मान में और देशभक्ति को। सो इन सब का प्रतीक था उनकी लाइफ और उनका बलिदान। ही हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सोल्जर्स एंड सिटीजन्स अलाइक, वो इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है सोल्जर्स के लिए और हमारे देश के नागरिकों के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, his story is a reminder of the sacrifices made by countless men and women in defense of the motherland and highlights the profound sense of duty that inspired them. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये स्टोरी हमें उन सब की याद दिलाती है, उन सब के बलिदानों की याद दिलाती है जो अनगिनत मैन एंड वुमेन जो डिफेंस में हैं और अपनी देश की रक्षा के लिए अपनी लाइफ को कुर्बान करते हैं। बहुत सारे फौजी हैं, मैन हैं, वुमेन हैं, है ना। सो हमें उन सब की याद दिलाती है। हाईलाइट्स द प्रोफाउंड सेंस ऑफ ड्यूटी दैट इंस्पायर्ड देम, जो उनकी जो ड्यूटी है उनसे इंस्पायर होते हैं लोग, है ना, यानी उनसे उनको प्रेरणा मिलती है। इन द क्वाइट ऑफ कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी की शांति में, वेयर द इकोज ऑफ डी कंपनीज बैटल विद इन्फिल्ट्रेटर्स हैव लॉन्ग सिंस फेडेड, जहाँ कश्मीर की शांत घाटी में जहाँ डी कंपनी और जो घुसपैठिए थे उनके युद्ध की जो वहाँ पे इको थी, गूंज थी, वो धुंधली हो चुकी है। बट द स्टोरी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा रिमेन्स अ बीकेन ऑफ कॉरेज एंड सेक्रीफाइस। बीकेन ये वर्ड है ना, इसका मतलब है मिसाल। बट मेजर शर्मा की जो कहानी है वीरता
और सेक्रीफाइस बलिदान की, वो क्या है, अभी भी जिंदा है। हिज मिसाल बन गई है, मतलब उनकी कहानी, वीरता और बलिदान की कहानी जो एक मिसाल बन गई है वहाँ पे। हिज वैलर एंश्योर दैट द ट्री कलर वुड कंटिन्यू टू फ्लाई ओवर श्रीनगर। उनकी वीरता ने ये एंश्योर किया कि जो भारत का तिरंगा है वो श्रीनगर पर हमेशा लहराता रहेगा, है ना, ये तिरंगा ही लहराना चाहिए, उन्होंने ये एंश्योर किया। हिज नेम इज़ फॉरएवर एच्ड इन द गोल्डन पेजेस ऑफ इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, और उनका नाम इंडिया की जो मिलिट्री है उसकी हिस्ट्री में गोल्डन अक्षरों से लिखा गया। द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा स्टैंड्स एज अ poignant reminder of the price of freedom। मिस्टर सोमनाथ शर्मा की जो विरासत है, उनकी लाइफ है, वो क्या है, एक याद दिलाती है जिसमें थोड़ा सा इमोशनल है, मतलब इमोशन है ना। उनकी लाइफ जो है, किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को फ्रीडम के लिए कुर्बान कर दिया। दैट इंड्यूरिंग स्पिरिट ऑफ दोज हु फाउट टू प्रोटेक्ट इट, और उन सब में ये एक साहस और एक हिम्मत भर देती है जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लड़े, है ना, और जो अभी भी हमारे देश के लिए सुरक्षा के लिए खड़े हैं। हिज स्टोरी मार्क्ड बाय सेल्फलेसनेस, यानी निस्वार्थ और हिम्मत की कहानी थी। विल कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड गाइड जनरेशंस टू कम। ये हमेशा हमको इंस्पायर करती रहेगी और गाइड करती रहेगी, हमको भी और हमारे आने वाली जनरेशन्स को भी। इंश्योरिंग दैट हिज सेक्रीफाइस इज़ नेवर टू बी फॉरगेटन, और इस बात को इंश्योर करेगी कि जो उनका बलिदान है वो कभी भी नहीं भूला जा सकता है। हिज नेम इज एच्ड ऑन द ऑनर वॉल, उनका नाम लिखा गया है नेशनल वॉर मेमोरियल के ऑनर वॉल पे, जो सम्मान दीवार है उन पर उनका नाम लिखा हुआ है। सो ये है ऑनर वॉल, जहाँ पे उन सभी का नाम लिखा जाता है जो देश के लिए पूरी वीरता के साथ लड़े, जो ब्रेव हार्ट्स हैं और अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया उन्होंने, पूरी वीरता और अपनी पूरी देशभक्ति के साथ जो देश के लिए लड़े। एंड इसके नीचे ये है मेडल ऑफ ऑनर, यानी सम्मान का जो मेडल होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। लेट अस सैल्यूट दिस ब्रेव हार्ट। तो चलिए हम इस ब्रेव हार्ट को सैल्यूट करते हैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जय हिंद। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और इसके आगे का पार्ट हम जल्दी ही कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी हो और आपकी स्टडी में भी बहुत ही हेल्पफुल रही हो। सो इफ़ द वीडियो इज़ हेल्पफुल, please hit the like button, share with your friends and of course subscribe the channel. Okay students, that's all for today. Thank you. Have a nice day.